हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास घटना चक्र पूर्वावलोकन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भैया कौन थे? भैया भारत इतनी अच्छी तरीके से लड़ रहा था ना कि सब लोग मिट रहे थे आके हैं। तो ब्रिटिश में कौन आ गया? ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री बने, कौन बन गए? क्लीमेंट आर एटली बन गए। इनका कार्यकाल कब से रहा है? 1945 से 1951 तक रहा है। मतलब भारत इन्हीं के समय आज़ाद हुआ है। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी। तो कौन सी पार्टी थी ब्रिटेन में? लेबर पार्टी की सत्ता थी। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री एडली थे, इन्होंने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले उत्तरदायी लोगों को, जो उत्तरदायी लोग हैं, उनके हाथों में सत्ता इंतजाम करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। जैसे ही ये आए पार्लियामेंट में, कौन? हमारे प्रधानमंत्री एटली। इन्होंने बोला कि भैया, उनका मतलब मुद्दा भी ये था कि यदि हम जीत जाएंगे तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। लेबर पार्टी से खड़े हुए थे और बन गए प्रधानमंत्री। 1945 से 2 साल इनको लग गए पूरा तामझाम करने में कि भैया भारत को कैसे आज़ाद करना है, किनको सत्ता देनी है। तो फिर जब इनकी पूरी रूपरेखा तैयार कर दी गई, तब प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषणा की कि हम जो अंग्रेज़ हैं वो क्या करेंगे, जून 1948 के समय जो उत्तरदायी लोग हैं वहाँ के, उनको सत्ता को हस्तांतरित करके हम भारत छोड़ देंगे। क्योंकि बहुत समय से जो भारतीय लोग थे वो चिल्ला रहे थे ना, भारत छोड़ो भारत छोड़ो। तो उन्होंने बोला हाँ भैया भारत छोड़ देंगे। कब? लेकिन जून 1948 से पहले छोड़ देंगे। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इन्होंने पहले ही कह दिया था कि भैया भारत में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर किसी को अपना अपना देश चाहिए, अपना राज्य चाहिए, तो हम इसके विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, या ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। एटली ने बिवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। भारत में बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, बिवेल संभाल नहीं पा रहे थे, तो इनने क्या कहा कि भैया तुम आओ यहाँ पर, हम आपको माउंटबेटन को वहाँ पर भेजते हैं कि आप जाइए। उन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण किया और शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। भैया जैसे ही जो सत्ता थी उसका हस्तांतरण करना था, तो इन्होंने जल्दी से अपनी पद ग्रहण किया और ये उसी काम में लग गए। इन्होंने सत्ता के स्थानांतरण के समय यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी थी। इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि जब हम भारत को उनके सारे अधिकार देंगे और हम भारत छोड़ेंगे तो हम चाहते हैं कि पूरा भारत क्या रहे, अखंड रहे, संयुक्त रहे। तथापि इस बात के लिए उन्हें अधिकृत किया गया था कि वे भारत में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। इसलिए इनको यहाँ पर किया गया था कि आपको जैसा लगे भारत में जो स्थितियाँ हैं उसके अनुरूप ही आप निर्णय लेंगे, ताकि ब्रिटेन सम्मानपूर्वक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। तो भैया ब्रिटेन चाहता था कि हम चाहते हैं कि भारत क्या करे, संयुक्त रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम जब यहाँ से जाएं तो ये पूरा बिखर जाए और पूरा ब्लेम किस पर आ जाए, ब्रिटेन पर आ जाए। भाई भले हमारे जाने के बाद आप लड़ते रहे ना। तो ये क्या चाहते थे? सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हटना चाहते थे। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। मतलब जो माउंटबेटन थे, इन्होंने बहुत कोशिश की सबको मनाने की कि भारत का बंटवारा ना हो या फिर सारी स्थितियां अच्छे से स्थिर हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत का बंटवारा और पाकिस्तान की स्थापना ही एक आखिरी निष्कर्ष निकाला गया। इन्होंने एटली वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक घोषणा तैयार की, जिसमें माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इन्होंने पूरी वार्ता व्यक्त की सबसे, कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से, और जो एटली थे उनसे वार्ता की और उसके बाद एक योजना तैयार की जिसे कहा जाता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित कर दिया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। तो जैसे ही माउंटबेटन ने योजना बनाई और इस योजना को ब्रिटिश संसद में रखा गया। कब रखा गया है? 3 जून 1947 को। पास कब कर दिया गया है? जुलाई 1947 में इसको पास कर दिया गया है। किस नाम से? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित कर दिया गया और इसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन राज्य की स्थापना कर दी गई है और वो भी 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित कर दी गई, दो डोमिनियन की स्थापना करके। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक है इसको 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली हैं उनके द्वारा हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसके अगले दिन ही 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। जैसे हमारे यहाँ पे होता है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा फिर जाता है राष्ट्रपति के पास, फिर सिग्नेचर होते हैं, फिर अधिनियम बनता है, वैसे ही इन्होंने 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में जो एटली थे उनके द्वारा रखा गया। 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड में इसको पारित कर दिया गया। फिर इसके 2 दिन बाद 18 जुलाई 1947 को इसको राजकीय स्वीकृति दे दी गई। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की शीघ्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यावहारिक हो चुकी है। जो 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच में नेताओं के साथ 133 बार मीटिंग हुई। माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर आ गए थे कि जो हमारी कैबिनेट मिशन की रूपरेखा थी वह अब अव्यावहारिक हो चुकी है तथा इन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया था। माउंटबेटन के द्वारा ये देख लिया गया था कैबिनेट मिशन अब अच्छे से नहीं कार्य कर सकता इस स्थितियों में, तो इन्होंने एक नई योजना बनाई जिसे कहा गया बाल्कन प्लान। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के बीच पंजाब एवं बंगाल की सीमा के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग एवं बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आयोग गठित किए गए थे। तो माउंटबेटन के द्वारा ब्रिटिश भारत में जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने भारत और पाकिस्तान को बीच में कुछ सीमा निर्धारित करने के लिए पंजाब और बंगाल 2 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, इनके लिए 2 अलग अलग आयोग बनाए। कब बनाए हैं? 30 जून 1947 को बनाए हैं। एक थी सीमा के लिए पंजाब सीमा आयोग, दूसरी थी बंगाल सीमा आयोग। और जो सिरिल रैडक्लिफ हैं इनको दोनों ही आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था। 2 आयोग बनाए गए और इनके अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रैडक्लिफ थे। इन आयोग का कार्य पंजाब एवं बंगाल के मुस्लिम एवं गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारित करना था। तो यहाँ पर जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र हैं इनके बीच में सीमा खींचने या सीमा को निर्धारित करने के लिए कार्य कौन कर रहा था? इन आयोग को दिया गया था और इनके अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रैडक्लिफ बनाए गए थे। इन कार्यों में इन्हें और भी कारकों को ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग के 4 सदस्य थे, इनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से थे। मतलब इसमें कितने सदस्य थे? मतलब जो अध्यक्ष थे उनके पास 4 सदस्य होते थे जो उनकी सहायता करते थे। 2 मुस्लिम लीग से थे और 2 कांग्रेस से थे। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई थी। गांधी जी का यह सुझाव था कि आंतरिक सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा था? गांधी जी से वार्ता हुई माउंटबेटन की 31 मार्च 1947 को। गांधी जी ने यह सुझाव दिया कि जो अंतरिम सरकार है वह पूर्ण रूप से लीग के जो नेता हैं जिन्ना उनके हाथ में सौंप दी जाएगी, जिससे कि भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। भैया आप दंगे मत करो, भले अंतरिम सरकार पूरी ले लो, इसके मेन अध्यक्ष बन जाओ। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेता और जो वर्किंग कमेटी थी उनने मान्यता नहीं दी। कांग्रेस नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, जो अंतरिम सरकार है वो पूरी जिन्ना को दे दी जाए, ये नहीं चाहते थे। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा और अगर मेरा वश चल रहा तो कांग्रेस को भी इस मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। गांधी जी इतने गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन नहीं होगा और पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यदि भारत का बंटवारा कांग्रेस करती है तो उसे मेरी लाश के ऊपर से करना होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा और यदि मेरा बस चलेगा तो कांग्रेस को भी कभी मंजूरी नहीं देने दूंगा। लेकिन उनका बस नहीं चला और फिर जिन्ना ने चल ली एक नई चाल और सारी ही स्थितियां परिवर्तित हो गई और गांधी जी को अंत में अपनी इजाज़त देनी पड़ी।
15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जब 15 जून 1947 को जो कांग्रेस थी उसके द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, तो उस समय अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आचार्य जेबी कृपलानी उसके अध्यक्ष थे। इस प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था। किसके द्वारा रखा गया था? गोविंद बल्लभ पंत ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया था। तो किसके द्वारा समर्थन किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की जो अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी हैं, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। जेबी कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए। 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। तो जब भारत आज़ाद हो गया 1948 में जो कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। वर्ष 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए। 1950 में नए अध्यक्ष कौन बने? पुरुषोत्तम दास टंडन जी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद वर्ष 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। प्रधानमंत्री तथा पार्टी के नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान पारित कर दिया गया, तो 1951 से 1954 तक जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के द्वारा पार्टी का या जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अध्यक्ष का पद संभाला गया और एक ही व्यक्ति के द्वारा इस किया जाना इसमें स्टार्ट कर दिया गया। 14 जून और 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी ने मत दिया था। डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव में पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। देखो इसमें अब हमने देख लिया कि देखो जो गोविंद वल्लभ पंत थे इन्होंने प्रस्ताव रखा था, अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और समर्थन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा दे दिया गया था। लेकिन जो हमारे अब्दुल गफ्फार खान हैं इन्होंने भी विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था कि ये नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, गांधी जी के लिए मानते थे। डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू थे, वो भी इसके प्रबल विरोधी रहे हैं भारत विभाजन के। इन्होंने राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कह के इसको बुलाया था। क्योंकि डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू हैं, ये कहाँ से आते हैं? जो हमारी पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी है उसके अध्यक्ष थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया, क्योंकि भैया इन्होंने विभाजन का विरोध किया था, फिर भी कांग्रेस ने विभाजन कर दिया या फिर हो गया विभाजन, तो इन्होंने खुद को ही कांग्रेस से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई या उससे जुड़ गए। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। जो संविधान सभा है उसके दौरान शपथ ग्रहण की गई 14 से 15 अगस्त 1947 को। नियत दिन से यह जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना नहीं कर लेती और उनके अधीन नए मंत्रिमंडल या विधानमंडल गठित ना किए जाएं, तब तक संविधान सभा को ही अगले या अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना होगा। तो जो हमारी अंतरिम सरकार थी उसको क्या बना दिया गया? संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण कर ली। इन्होंने कहा कि जो नियत समय है, जब तक कि जो हमारे डोमिनियन राज्य हैं उनका संविधान बन नहीं जाता, उनके लिए विधानमंडल गठित नहीं हो जाती, तब तक ये जो संविधान सभा है वो ही डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। 15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य में जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया। 14 अगस्त को किया हुआ मध्यरात्रि में जो भारतीय संघ था उसकी संविधान सभा की बैठक बुलाई गई। स्वतंत्रता के अवसर पर गांधी जी तो यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर एक प्रभावशाली भाषण दिया। 15 अगस्त 1947 की जो मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन और इकबाल का गीत सारे जहाँ से अच्छा गाया गया सुचेता कृपलानी के द्वारा। किसने गाया था? सुचेता कृपलानी के द्वारा गाया गया था। वंदे मातरम नहीं, सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन।
पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन हैं गवर्नर जनरल थे और इन्होंने ही भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को पहली बार नियुक्त किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने, जो कि 1947 तक 1948 तक रहे हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। देखिए, पहले माउंटबेटन बने हैं गवर्नर जनरल भारत के, स्वतंत्र भारत के, और पहले भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के बनाए गए हैं कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1948 से 1950 तक रहे हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में अपने पद ग्रहण किया था। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे थे, जब हमारा संविधान को पारित कर दिया गया था, पारित हुआ था उस दिन संविधान, उस दिन तक ये रहे थे। वर्ष 1952 से 1954 तक भी मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जो हमारे राजगोपालाचारी हैं वह मुख्यमंत्री रहे हैं कहाँ के? मद्रास के। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं में मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस से इनके मतभेद हो गए बाद में चल के, और इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और क्या बना ली? एक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री वी.आर. अम्बेडकर थे। तो विधि मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले? वी.आर. अम्बेडकर जी थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी जी की सलाह पर इन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने के लिए न्योता दिया गया था। तो हमारे गांधी जी बहुत समझदार थे, इन्होंने इनके आमंत्रण पर ही जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हैं इनको केंद्रीय विधि मंत्री का पद सौंपा गया था। इस भूमिका में इन्होंने संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया है और भारतीय स्वतंत्र जो राष्ट्रीय नेता थे, भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। तो ये बहुत सारे जो हमारे भारतीय नेता थे 26 जनवरी 1950 वाली जो तिथि थी उसको यादगार बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इस दिन 1930 की जो घोषणा थी ना, स्वतंत्रता दिवस के दिन के रूप में इसकी घोषणा की गई थी, इसलिए इसी दिन पर संविधान को पारित किया गया था। इसी कारण से नवंबर 1949 में ही संविधान को तैयार हो जाने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी, परंतु कोपलैंड महोदय यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैतिक संतति है। तो जो हमारे आर कोपलैंड है इनके द्वारा क्या कहा गया था या फिर इन्होंने लिखा था कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है वह तो अंग्रेजी राज की एक संतति है, परंतु कोपलैंड महोदय ये कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैतिक संतति है, जिसे उन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया था और फिर उसका गला घोटने का प्रयत्न किया। ब्रिटिश राज्य में भारत के एकीकरण पर के.एम. फणिकर ने कहा है कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। किसके द्वारा कहा गया है? के.एम. फणिकर के द्वारा कहा गया है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। अब आते हैं इससे रिलेटेड प्रश्नोत्तर। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूके के निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो हमारा पहली लाइन थी कि लेबर पार्टी की सत्ता थी, और कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1945 से 1951 तक रहा है और इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी। भारत में स्वतंत्र होने के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वही हमारे कहाँ गए? एटली साहब, क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। कब की थी इसकी घोषणा? तो इसको फरवरी 1945 मतलब 47 में कहा गया था कि हम भारत छोड़ देंगे। कब छोड़ देंगे? जून 1948 में छोड़ देंगे, फरवरी 47 में कहा था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। एटली ने बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्हें 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत गए थे, आए थे। तो यह यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। भैया भारत को संयुक्त छोड़ना है, इसलिए इनको भारत भेजा गया था।
20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारत की सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है, परंतु साथ ही यह भी कहना था कि यदि तब तक एक संविधान का निर्माण नहीं किया गया तो अंग्रेज़ों को अधिकार होगा कि वे जिससे चाहे उसकी सत्ता या शक्ति सौंप सकते थे। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। इनका कार्य भारत से ब्रिटेन शक्ति को समेटना था। इन्हें सत्ता के स्थानांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। तथापि इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते थे, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ता के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि भारत का बंटवारा और पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। कौन सी योजना भारतीय संविधान का आधार बनी थी? तो हमारे भारतीय संविधान ने भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी हमारी माउंटबेटन योजना। इन्होंने बंटवारा करवाया था। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 माह तक चली वार्ता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अंततः इन्होंने एटली के वक्तव्य के बाद या दायरे में भारत के विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी। जो हमारी माउंटबेटन योजना थी वह किसका आधार बनी थी? तो हमारे सत्ता के स्थानांतरण का और देश के विभाजन का, दोनों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कब किया गया था? तो इसको जुलाई 1947 में पारित किया गया था, 18 जुलाई। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित कर दिया गया। इसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित कर दी गई और यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। कब से? तो 18 जुलाई 1947 से यह प्रभावी हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो जो ये योजना है उसको जाना जाता है माउंटबेटन योजना के नाम से। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हो गई थी? तो माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हो गई थी 3 जून 1947 को। कथन और कारण बताना है। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी, तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, तो ये भी सही है। इस कारण से ही इन्होंने भारत को स्वतंत्र कर दिया, तो दोनों ही कारण सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। क्रिफ्ट ने हाउस ऑफ कॉमन्स से कहा था कि एक विकल्प यह था कि भारत में भारी दमन चक्र चलाना और भारत में अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौज को तैनात रखने के लिए तैयार रहना, जिसका कि वे निश्चय ही इस देश या ब्रिटेन के लोग अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले ही जनशक्ति की कमी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण बताने हैं। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, तो पहला तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहाँ से स्वतंत्र हो गए? तुम गए, कोई किसी के कोई प्रभु नहीं है हमारे भारत का। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने किए थे, तो ये सही हो जाएगा। जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे, इनकी नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासकों द्वारा की गई थी, तो ये सही हो जाएगा। ब्रिटेन संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया।
जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति मूलतः ब्रिटिश शासक के द्वारा की गई थी, इसलिए कथन ए गलत हो जाएगा, लेकिन आर सही था। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? तो जो भारतीय स्वाधीनता विधेयक था उसको राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन द्वारा तथा इसके अगले दिन 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राज्य की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई है। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज थी? तो यह माउंटबेटन की मस्तिष्क की उपज थी। 24 जुलाई से 6 मई 1947 के बीच में भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की शीघ्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब इन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से किस लिए सहमत हुए थे? इसलिए सहमत हुए थे क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित जो सांप्रदायिक दंगे हैं इनसे बचना चाहते थे, इसलिए गांधी जी भी तैयार हो गए थे लास्ट में। लॉर्ड माउंटबेटन, जो वर्ष 1947 में लॉर्ड बेवेल के स्थान पर वायसराय नियुक्त किया गया था, इन्होंने 3 जून 1947 की घोषणा में भारत के बंटवारे की बात कही। कांग्रेस देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हो गई थी कि वह बड़े पैमाने पर संभावित जो सांप्रदायिक दंगे हैं उनको बचाना चाहती थी या उनसे बचना चाहती थी। जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मैंने यह अनुभव किया है कि हम भारत का विभाजन नहीं स्वीकार करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा, पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। हमें एक नहीं कई पाकिस्तान मिलते। हमारे तो प्रत्येक कार्यालय में ही पाकिस्तान कोष्ठ बना हुआ है, ये बना होता है। कथन और कारण बताने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, तो पहला है सही, किया था। दूसरा, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, तो ये सही नहीं है, वे द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानती थी कांग्रेस, वो तो बेचारी मुश्किल में पड़ गई थी इसलिए उन्होंने सहमति दे दी। ये सही है लेकिन 8 गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया इसलिए नहीं कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, अपितु इसलिए कि सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरों से निपटने का यही एक विकल्प था। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को समझाया था कि या सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई थी। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाएगी, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सकता है। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं और जो वर्किंग कमेटी थी उनको मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो मेरी लाश के ऊपर से करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, और अगर मेरा बस चलता तो कांग्रेस को भी इस मंजूर करने की इजाज़त नहीं देता। रेडक्लिफ समिति निम्नलिखित या किसकी नियुक्ति की गई थी? जो हमारी रेडक्लिफ समिति थी, निम्न में से किसकी नियुक्ति के लिए बनाया गया था? क्यों नियुक्त की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाओं की निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ समिति बनाई गई थी। 2 समितियां बनाई गई थी इसमें। ब्रिटेन भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान एवं बंगाल में सीमा के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग एवं बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आयोग गठित किए गए। सिरिल रेडक्लिफ ने इन दोनों ही आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इन आयोग का कार्य पंजाब एवं बंगाल के मुस्लिम एवं गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बंटने हेतु सीमा निर्धारित करना था। इस कार्य में उन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिनमें से 2 भारत
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे और 2 मुस्लिम लीग के थे। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1947 में नियुक्त किया गया था सीमा आयोग, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? रेडक्लिफ बनाए गए थे। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त से 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 मिलियन लोगों के बीच में 4,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजन करने के लिए स्वीकृत या अधिकृत थी। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो यह कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का जो अंतिम अवसर था वह समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिन्हें इन बातों के साथ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था, परंतु मुस्लिम लीग, जिसने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली थी, 29 जुलाई 1946 को इसकी स्वीकृति वापस ले ली। फलतः भारत के विभाजन को टालने का जो अंतिम अवसर था वह भी समाप्त हो गया था। 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी जी। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था। इसका समर्थन मौलाना आज़ाद के द्वारा किया गया था, जो कि विभाजन के विरोधी थे, तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया। नवंबर 1947 में जे.बी. कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया। जे.बी. कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। वर्ष 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया गया और 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 1951 से 1954 तक जो कांग्रेस का अध्यक्ष थे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और प्रधानमंत्री और पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी के द्वारा की गई थी। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। कब? नई दिल्ली में 1947 में जो अखिल भारतीय कमेटी है उसकी बैठक में अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, यह समर्थन दिया गया था। 3 जून 1947 को विभाजन की योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा था? तो ये कहा गया था डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू के द्वारा। तो 1947 में जब कमेटी है, कांग्रेस कमेटी है, उसकी बैठक के द्वारा विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत या पारित होने पर राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद पक्ष में समर्पण किसके रूप में कहा गया था? सफरुद्दीन किचलू के द्वारा कहा गया था। यह पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, जो कि विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून 1947 को संपन्न बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? जो अब्दुल गफ्फार खान है, इनके द्वारा विभाजन के विपक्ष में मतदान किया गया था। 14
15 जून 1947 को संपन्न हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, और सफरुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्होंने मतदान किया था विरोध में। इस विभाजन का प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, जो कि पहले विभाजन के विरोधी थे। पटेल और नेहरू ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? जो हमारी संविधान सभा थी उसके द्वारा ग्रहण की गई थी। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की थी। नियत दिन से जब तक दोनों डोमेनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना ना कर ले और उसके अधीन नए विधानमंडल गठित ना किया जाए, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमेनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना होगा। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारतीय संघ की स्थापना या संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया था। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन किसने गाया था? तो यह गाया था सुचेता कृपलानी के द्वारा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन और इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा श्रीमती सुचेता कृपलानी के द्वारा गाया गया था। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी। जो पहला अवसर था जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? गवर्नर जनरल हैं उनके द्वारा की गई थी। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने, जो कि 1947 से 1948 तक, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बनाए गए थे 1948 से 1950 तक। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने हैं? तो ये राजगोपालाचारी बने हैं। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद को 26 जून 1950 तक ही रहा और इसको समाप्त कर दिया गया। 1952 से 1954 तक ये राजगोपालाचारी है मद्रास के मुख्यमंत्री रहे थे। वर्ष 1959 में कुछ मुद्दों के कारण यह कांग्रेस नेता या कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और ये स्वतंत्र पार्टी का गठन किया है उन्होंने। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर जनरल हैं सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल प्रथम और अंतिम सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी नहीं सॉरी अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और गवर्नर जनरल हमारे सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतरिम ब्रिटिश वायसराय जो अंतिम ब्रिटिश वायसराय हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने 24 मार्च 1947 को कार्यभार संभाला और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बनाए गए थे बी.आर. अम्बेडकर जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बी.आर. अम्बेडकर जी बनाए गए। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी जी की सलाह पर इन्होंने केंद्रीय विधि मंडल या मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रूप में भी कार्य किया था। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के प्रधानमंत्री का पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है बताइए। तो सबसे पहले हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे राजगोपालाचारी, उनके बाद बने थे एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी नहीं थे, जाकिर हुसैन थे। तो ये हैं देखो राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। राजेंद्र प्रसाद अपने पद पर 1950 से 62 तक रहे थे, मतलब 12 साल। एस राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति बने जो कि 1962 से 1967 तक रहे थे। फिर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक रहे और बीबी गिरी
चौथे थे और जो कि 1969 से 1974 तक राष्ट्रपति रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी जो विभाजन परिषद थी उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल शामिल हुए थे। परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। माउंटबेटन ने योजना जून 1947 को निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? तो इसने सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत उपयुक्त सभी में ही निर्णायक संस्तुति की थी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुसार पंजाब बंगाल के प्रांतीय सभाओं की बैठक 2 भागों में हुई थी। एक मुस्लिम बाहुल्य या बहुसंख्यक भाग और दूसरे थे शेष प्रांत के प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधि और जो प्रांतीय सभाएं थी उनमें दोनों भाग पृथक पृथक बैठक करके यह निश्चय करेंगे कि प्रांतों का बंटवारा हो या नहीं। यदि किसी का एक भाग या साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष देता है या मत देता है तो बंटवारे का प्रबंधन किया जाएगा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था और सिंध, बलूचिस्तान, असम में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र जो सिलहट था इसमें जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था। मतलब इनमें जनमत संग्रह कराए गए थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी जी। भारत विभाजन के समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे थे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये थे हमारे JB कृपलानी जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेरठ में जो अधिवेशन थी उसकी अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा की गई थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। अगस्त 1947 में स्वतंत्र दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे? तो ये हमारे गांधी जी थे, ये कहीं पर भी सम्मिलित नहीं हुए थे। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी जी बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे, इसलिए वह किसी भी समारोह में शामिल नहीं हुए थे। संविधान को 26 जून के दिन लागू करने का निर्णय निम्नलिखित में से लिया गया था। क्यों लिया गया था? जो निम्नलिखित कारण इनमें से लिया गया था। क्यों लिया गया था? क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इस दिन संविधान को लागू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जून 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण से नवंबर 1949 को ही संविधान तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था आर कोपलैंड के द्वारा। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है? तो ये कहा गया था KM फणिक्कर के द्वारा। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है, यह कहा गया था KM फणिक्कर के द्वारा। ब्रिटिश राज्य में भारत के एकीकरण पर KM फणिक्कर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है। भारतीय स्वतंत्रता के समय
अंग्रेजी महाराज कौन थे? तो अंग्रेजी महाराज थे हमारे जॉर्ज सस्टम। स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज थे जॉर्ज सस्टम। भारत 1950 में नहीं 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उस समय ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज सस्टम थे। जॉर्ज सस्टम को दिसंबर 1936 में ब्रिटेन के सम्राट घोषित किया गया था। यह मई 1937 में गद्दी पर बैठे थे।